हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। जैसे वॉल्यूम होते हैं, मास होता है, उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर कोई चीज कुछ मास गेन करता है और कुछ स्पेस कंज्यूम करता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो ये मास और स्पेस यानी कि वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की। उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होता है मैटर की। अब सुनो, जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी एटम से बनी रहती हैं, और एटम का जो बीच का पार्ट रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, यानी उसका चार्ज 0 रहता है। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। अब सुनो, जितने भी एटम रहते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहता है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे। इसलिए जो एटम होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। पर सुनो, कभी भी जब हम लोग दो मटेरियल को घिसते हैं, जैसे कि ये बॉक्स ए हो गया और ये बॉक्स बी हो गया, जब भी किसी दो मटेरियल को घिसते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी इस मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टूट के इस मटेरियल में चला जाएगा। इसका मतलब मटेरियल ए में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे, पर एक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच गया है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इस वाले ए मटेरियल पे पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब मटेरियल बी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए मटेरियल बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरीके से चार्जेस जनरेट होते हैं। जब भी हम लोग किसी दो मटेरियल को आपस में घिसते हैं तब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, जिससे क्या होता है, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है। अब देखो, सिर्फ किसी चीज को घिसने से नहीं, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे चार्ज जनरेट होते हैं, जैसे पोलराइजेशन हो गया। अब देखो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं? सो इसका आंसर ये है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो कि न्यूट्रॉन से काफी स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं बाय ए न्यूक्लियर फोर्स। तो इन दोनों में काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती है, इस वजह से प्रोटॉन नहीं निकल पाते। और इसका दूसरा रीजन ये भी बनता है कि जो प्रोटॉन का मास रहता है वो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा रहता है। मतलब तुम लोग इसको ऐसा समझो कि तुम लोगों के पास 1000 पन्नों की एक बुक है, उसमें में से तुम लोगों ने एक पन्ना फाड़ के अलग कर दिया, तो जो ये एक पन्ने का मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये जो पूरे 1000 पन्ने की बुक है वो एक प्रोटॉन का मास है। तो इसलिए प्रोटॉन काफी ज्यादा भारी रहते हैं, इस वजह से वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो काफी ज्यादा हल्का रहता है और वो बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, इस वजह से वो ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और हमेशा नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सुनो, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वही हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एटम के अंदर वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर वो पॉजिटिव है तो उनको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। सो तुम लोगों को अब चार्ज के बारे में अच्छे से पता हो गया है।
तो चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रहता है वॉल्यूम और मास की तरह, और जिसका ऐसा यूनिट रहता है कूलम्ब, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने कार्बन्स कंपाउंड यूट्यूब पे 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, पर अगर तुम लोगों को यही चैप्टर लाइव सेशन में कंप्लीट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज 7 बजे क्लास है, तुम लोग ज्वाइन कर लेना। MSP K10 क्लास का पासवर्ड है, इससे क्लास ओपन हो जाएगी। सो क्लास 7 बजे है, टाइम से ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पे एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में तुम्हारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग चाहो तो उस टेस्ट को भी दे सकते हो, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही में तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी कि तुम लोग कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ ही में अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो तुम्हें लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिल सकती है, और साथ में iPad, iPhone, MacBook ये सब भी मिल सकते हैं। तो रिवीजन का रिवीजन और रिवॉर्ड का रिवॉर्ड। सो इस टेस्ट का नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी और ये 23 और 29 जैन को हो रही है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग अभी इनरोल कर लो। MSP K10 पासवर्ड से तुम लोग सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग ज़रूर से इसको देख लेना। सो इसी के साथ ये ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, ऐसे सो ऑन n नंबर्स तक जाएगा। मतलब कि किसी भी बॉडी पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज हो सकते हैं, या फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज हो सकते हैं। मतलब कि कभी भी किसी बॉडी पे 3.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं हो सकता। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है वो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। वैसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हो गया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। और ये बात एकदम सही है, क्योंकि देखो किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कब आते हैं? तो ऐसा तभी होता है जब उस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जब उस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, या फिर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कभी भी इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी 3.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो सकता है। जब तुम लोग टॉफी खरीदने जाते हो तो दुकानदार से कहते हो कि मुझे अंकल 1 टॉफी दे दीजिए, या फिर 2 या फिर 3 या फिर n नंबर ऑफ टॉफीज दे दीजिए। कभी तुम लोगों ने 2.5 टॉफी मांगी है दुकानदार से? नहीं ना। तुम उससे 2.5 टॉफीज नहीं ले सकते हो, या तो 1 लोगे या फिर 3 लोगे या फिर 2 लोगे, कभी भी 2.5 नहीं ले सकते, या फिर 3.5 टॉफी नहीं ले सकते। उसी तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 या फिर 3। कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, या फिर और भी कोई फ्रैक्शन। सो इसी से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलता है कि Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो कैपिटल Q का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे E हो गया 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे E फॉर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n कोई होल नंबर है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकता है। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे n जो क्या है? होल नंबर है, यानी किसी भी बॉडी के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला शीट भी दे दूंगी इस पूरे चैप्टर का,
जिसमें इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं या फिर जितने भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताए हैं वो सारी की सारी 1 पेज में लिखी होंगी। सो इसलिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस चैनल पे टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डलने वाले हैं, जैसे फॉर्मूला शीट हो गया, 1 पेज नोट हो गए, क्वेश्चन आंसर की PDF हो गए या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक हो गया, तो ये सारे के सारे इस चैनल पर डलेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि तुम लोगों को सारी चीजें टाइम पे मिल जाएं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप तुम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। इसका सीधा साधा मतलब है कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, 2, 3, 4 या फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। कभी भी जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन नंबर पे नहीं होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बॉडी है, तो तुम लोगों को बताना है क्या इस बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो वीडियो पॉज करो और खुद सोचो। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, चार्ज इक्वल टू होता है n इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसका राइट आंसर हो गया हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि इस बॉडी पे या तो एक इलेक्ट्रॉन आया है और या फिर एक इलेक्ट्रॉन गया है। एक्चुअली में चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस बॉडी पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो वीडियो फिर से पॉज करो और फिर से सोचो। सो इसका राइट आंसर हो गया हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना हो गया। इसी चार्ज को अगर हम लोग 2 से इंटू कर देंगे तब हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी, यानी इस वैल्यू में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो हम लोगों को आंसर मिल जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बॉडी पे 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो वीडियो फिर से पॉज करो और फिर से सोचो। सो इसका राइट आंसर है कि नहीं हो सकता। इतना तो किसी पे चार्ज ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन जोड़ के ये चार्ज नहीं बना सकते। क्योंकि देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, इस पूरे वैल्यू में 3 बीच में आता है, तो ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, उसके बाद कुछ और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ के और डाल दिया, तब हम लोगों को 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मिल जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पे 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं हो सकता। सो आई होप तुम लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो n टाइम्स होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है। सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो n टाइम्स होगा 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं करंट के ऊपर। तो करंट का सीधा साधा मतलब ये होता है कि जब कोई भी चार्ज फ्लो करने लगता है कुछ टाइम लेके, तो उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे नेट चार्ज का मतलब हो गया है कि टोटल करंट। अब देखो, हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तुम लोगों ने फोन पकड़ा हुआ है वो एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर वही इलेक्ट्रॉन एटम से निकलकर फ्लो करने लगे तब करंट जनरेट होता है। देखो, एक तार के अंदर क्या होता है, एक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम लोग उस तार को स्विच में लगाते हैं, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे।
बस मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब हम लोग उसको स्विच में लगाते हैं तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं और जब ये मूव करते हैं तब करंट जनरेट होती है। अगर तुम लोग एक नॉर्मल सा तार ले लो जिसको स्विच में नहीं लगाए हो तो उसको छूने से तुम लोगों को करंट नहीं लगता, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। पर वही जब हम लोग स्विच में लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो तब अगर तुम लोग उस तार को छूओगे तब तुम लोगों को बहुत जोर का झटका मिलेगा। सो इसीलिए ये गलती मत करना। तो करंट क्या होता है? करंट कुछ नहीं, बस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाई टी, यानी चार्ज बाय टाइम। तो Q फॉर चार्ज हो गया और T फॉर टाइम हो गया। इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। और जो करंट होता है उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग A से लिखते हैं। सो अब बात आती है कि 1 एम्पियर कहते किसे हैं। तो कभी भी फिजिक्स में अगर तुम लोगों को कोई यूनिट डिफाइन करना हो, यानी किसी भी SI यूनिट की वैल्यू पता करनी हो, तो तुम लोग क्या किया करो, उसके फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हैं उन सबको 1 कर दो। तो देखो, करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी और हम लोगों को 1 एम्पियर की वैल्यू पता करनी है, तो हम लोग चार्ज को 1 कूलम्ब लिख लेंगे और टाइम को 1 सेकेंड कर देंगे। सो जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा 1 सेकेंड में, तो जितना करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग 1 एम्पियर चार्ज बोलते हैं। So 1 ampere defined as 1 coulomb of charge flowing per second. So I hope तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो करंट का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो करना कुछ यूनिट टाइम में, इसलिए करंट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है Q बाई टी, यानी चार्ज बाय टाइम। और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। और जब भी तुम लोगों को कोई यूनिट डिफाइन करना हो तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हैं उसको 1 1 कर दो। तो यहाँ पे चार्ज था इसलिए हम लोगों ने 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ले लिया और टाइम था इसलिए हम लोगों ने 1 सेकेंड ले लिया। तो 1 एम्पियर करंट तभी बनेगा जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा 1 सेकेंड में। सो ये सारी की सारी बातें थी करंट के बारे में। अब सुनो, जो 1 एम्पियर हो जाता है वो काफी बड़ी वैल्यू हो जाती है। हम लोगों को कभी कभी छोटी वैल्यूज की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का यूज करते हैं। तो मिली एम्पियर हो गया 10 टू द पावर -3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हो गया 10 टू द पावर -6 एम्पियर। सो ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी करंट की यूनिट होती हैं। मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 एम्पियर और माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं। तो अमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है, जिसको हम लोग A से लिखते हैं। तो ये A और उसके बाद सर्कल बना देते हैं, इसी को हम लोग अमीटर बोलते हैं। अब ये जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ा रहता है। अब देखो, सीरीज का क्या मतलब है? मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B। देखो, अब यहाँ पे A से B तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वायर है। अब यहाँ पे हम लोग जितनी भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सीरीज में लगे हुए हैं। पर मान लो अगर यहाँ पे एक और वायर होती A से B जाने के लिए, यानी अब यहाँ पे 2 रास्ते हो गए। हम लोग चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज लगाएंगे, चाहे इस वायर पे लगाएं या फिर इस वायर पे लगाएं, तो अब हम लोग इसको बोलेंगे कि अब वो पैरेलली लगे हुए हैं। तो जो एमीटर होता है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? तो तुम लोग कुछ इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 पाइप हैं और बाद में ये पाइप ऐसे 2 पाइप में डिवाइड हो गई। अब यहाँ से कुछ वाटर फ्लो कर रहा है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम लोगों को बताना है कि टोटल कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो तुम लोग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या यहाँ पे लगाओगे या फिर यहाँ पे लगाओगे? पॉइंट 1 पे लगाओगे या फिर पॉइंट 2 पे लगाओगे? तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि तुम लोग कहाँ पे डिवाइस लगाना पसंद करोगे जो कि टोटल पानी को मेजर करता है। सो इसका राइट आंसर है 1। तुम लोग कोशिश करोगे कि तुम लोग डिवाइस यहाँ पे लगाओ, क्योंकि यहाँ से ही तो सारा पानी फ्लो हो रहा है। अगर तुम लोग डिवाइस यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पानी ही मेजर होगा। यहाँ वाला जो पानी फ्लो हुआ वो सारा का सारा बच जाएगा और तुम लोगों को गलत वैल्यू मिलेगी पानी की।
तो उसी तरीके से जब हम लोग एमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम लोग उसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ से सारा का सारा करंट फ्लो हो रहा हो। इसलिए हम लोग अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही तार है तो सारी की सारी करंट इसी तार से फ्लो हो रही होगी। बाई चांस अगर यहाँ पे दो तारें हो जाती तो कुछ करंट यहाँ चली जाती और कुछ करंट यहाँ चली जाती, तब अगर हम लोग यहाँ पे अमीटर लगाते तो यहाँ वाली करंट नपती नहीं और हम लोगों को रॉन्ग वैल्यू मिलती। तो इसलिए हम लोग हमेशा अमीटर सीरीज में लगाते हैं जिससे कि सारी की सारी करंट हम लोग मेजर कर सकें। अब देखो, हम लोग चाहते हैं कि इस अमीटर से सारी की सारी करंट फ्लो हो, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो करंट फ्लो होने में। तो इसलिए जो अमीटर का रेसिस्टेंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। रेसिस्टेंस मतलब ऐसी चीज़ जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर तुम लोग अभी के लिए इतना समझो कि रेसिस्टेंस मतलब ऐसी चीज़ें जो करंट को फ्लो होने से रोकती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का रेसिस्टेंस बहुत कम हो, जिससे कि सारी की सारी करंट आराम से फ्लो हो जाए और हम लोगों को राइट वैल्यू मिल जाए करंट की। तो इसलिए जो अमीटर का रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लो होता है। इवन जो आइडियल अमीटर होता है, वैसे आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी अमीटर होता है। तो जो आइडियल अमीटर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, यानी एकदम शून्य। अमीटर के बारे में तुम लोगों को सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला कि अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो अमीटर का रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इवन आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। यहाँ पे अमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। इस साइन को हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो ये हो गया बल्ब, ये हो गया की, और ये हो गया बैटरी। ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब सुनो, जो करंट होती है जिसको हम लोग आई बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, यानी कि वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलेगी और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आएगी। पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। वो हमेशा नेगेटिव साइड से निकलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो मैं तुम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो करंट का डायरेक्शन रहता है और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहता है वो अपोजिट रहता है। मतलब कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे होंगे। हमेशा करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। पर हर डायग्राम में जो एरो बना रहता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम में ये जो एरो बने हुए हैं वो करंट की डायरेक्शन बता रहे होते हैं। कभी भी किसी भी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो नहीं की जाती है। तो तुम लोगों को इस डायग्राम में ये जो एरो दिख रहे हैं वो सारे के सारे करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। तुम लोगों को बस इतना जानना है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहती है और जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो अपोजिट रहते हैं। अगर करंट इस तरीके से मूव कर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा। ये सारी की सारी बातें हो गई करंट और उसके डायरेक्शन को लेके। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के ऊपर। देखो, पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं क्षमता। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। पोटेंशियल यानी क्षमता का कुछ ना कुछ रिलेशन एनर्जी से तो होता है, ये तो पक्का हो गया। अब सुनो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और दूर कहीं पे मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे करके इस पॉजिटिव चार्ज के पास ला रही हूँ और मैंने लाके यहाँ पे पॉइंट ए जगह पे इस पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में इन दोनों की क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्शन हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे खुश था, पर मैं इसको जानबूझ के धीरे धीरे यहाँ पे लेके आई। इस प्रोसेस में मैंने कुछ वर्क डन किया।
मतलब मैंने कुछ काम किया। किस पे काम किया? मान लो इस पॉजिटिव चार्ज पे Q चार्ज था, सो मैंने इस चार्ज पे कुछ वर्क डन किया जिस पे Q अमाउंट का कुछ चार्ज था। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल हो गया वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। सो VA हो जाएगा वर्क डन 1, मान लो यहाँ पे मैंने W1 वर्क किया और ये इस चार्ज की वैल्यू Q1 थी। सो यहाँ का पोटेंशियल VA हो जाएगा W1 बाय Q1। अब मान लो यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज था, अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आई, यानी पॉइंट B पे ले आई। सो पॉइंट B पे नेगेटिव चार्ज ही आ गया और इस चार्ज की वैल्यू मान लो Q2 थी और इस प्रोसेस में मैंने W2 का वर्क डन किया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या चाह रहा है कि मैं यहाँ आ जाऊं और पास चला जाऊं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर मैं उसको इसी जगह पे रोके रह रही हूँ। सो यहाँ पे रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है जो कि W2 है। सो इस जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी VB क्या हो जाएगा W2 बाय Q2। सो पॉइंट B का पोटेंशियल हो जाएगा VB, जिसको हम लोग W2 बाय Q2 लिख सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये एकदम मैथ की तरह होता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 3 और 2 में क्या डिफरेंस है, मतलब कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो तुम लोग बोलोगे कि 1 का डिफरेंस है, यानी 3 - 2 = 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल A और पोटेंशियल B में क्या डिफरेंस है, यानी इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो तुम लोग बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम माइनस को बोलते हैं, तो यानी VB - VA ही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, या फिर तुम लोग VA - VB भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ा वैल्यू होगा उससे छोटे को माइनस कर देना, इससे तुम लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा और इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। कहीं पे भी तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो या फिर पोटेंशियल लिखा हो, तो तुम लोग समझ जाना कि वहाँ पे V की बात हो रही है, यानी पोटेंशियल की बात हो रही है। इन तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। तुम लोगों को वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना है, जो कि होता है वर्क डन बाय चार्ज। So potential difference is defined as work done in carrying unit charge from one point to another. यानी potential difference हो गया work done by charge, जिसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। So potential difference का ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 वोल्ट कहते किसे हैं। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही सिखा रखा है कि कभी भी किसी यूनिट को डिफाइन करना हो तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आती हैं उसको 1 कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्क को 1 जूल कर दिया है, क्योंकि वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पे हमने वर्क को 1 जूल ले लिया है और चार्ज को 1 कूलम्ब ले लिया है। सो जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा, तब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। When 1 joule of work is done to carrying 1 coulomb charge from one point to another of a current carrying conductor, then potential difference is said to be 1. तो तब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा। अब सुनो, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट में। सो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। अभी ऐसा क्यों होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलली सेम रहता है, इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए बस तुम लोग इतना समझो कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये जो वोल्ट मीटर रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, इसको करंट से कोई लेना देना नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी करंट इस ब्रांच में पहुंचे, यानी कोई भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस से जाए। तो इसलिए हम लोग जो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ से करंट फ्लो हो। और रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि करंट को रोकती है, तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस हाई रखते हैं। इवन
जो आइडियल वोल्ट मीटर रहता है उसका जो रेसिस्टेंस रहता है वो इन्फिनिटी रहता है, यानी बहुत ज़्यादा रहता है। सो तुम लोगों को वोल्ट मीटर के बारे में सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। दूसरा कि उसको हमेशा हम लोग सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और तीसरा कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इवन आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी रेसिस्टेंस रहता है। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसी लेक्चर में हम लोग इसके जब क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तब तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे सिंबल हम यूज़ करते हैं एक सर्किट में। सो हम लोग सेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक लंबी और एक छोटी लाइन से। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल जो लंबी रहती है, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल जो छोटी रहती है। और बहुत सारे सेल को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। ये हो गया की जो कि ओपन है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ओपन की में कभी भी करंट फ्लो नहीं करती है। करंट फ्लो करती है क्लोज की में, क्योंकि जो सर्किट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग जॉइंट वायर कहते हैं। यहाँ पे जॉइंट्स नहीं है, इसको बल्ब कहते हैं, इसको अमीटर और इसको वोल्ट मीटर। तो ये सारी की सारी बातें तुम लोगों को पहले से ही पता है। सो बस मैंने यहाँ पे तुम लोगों का एक रिवीजन करवा दिया है कि तुम लोग आगे कंफ्यूज ना हो। बस हमेशा ये याद रखे रहना कि जब की ओपन होती है तो करंट फ्लो नहीं करती है, जब की क्लोज होती है यानी सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब करंट फ्लो करती है। सो ये सारी की सारी बातें थी इस लेक्चर के बारे में। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे तुम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आई नो तुम लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जिससे तुम लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं। और जल्दी इस चैनल पे एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इसलिए तुम लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा लो। सो क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, अमीटर। अमीटर को ही हम लोग यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है और जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लो रेसिस्टेंस होता है, और इवन आइडियल अमीटर का 0 होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन होता है? सो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलली। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और उसको हमेशा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट में, और इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। सो ये सारी बातें तुम लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर फ्रॉम इट्स वन एंड ए टू अनदर एंड। तो हम लोगों को यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर दे रखा है और जो इलेक्ट्रिक करंट यानी जो करंट फ्लो कर रही है वो ए से बी की तरफ मूव कर रही है। विच एंड ऑफ द कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल। तो हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा हायर पोटेंशियल है और क्यों है। सो हमेशा याद रखना जो करंट होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। जैसे हम लोग अगर एक ऊंची जगह पे हों और वहां से हम लोग पानी गिराएं तो जो पानी का फ्लो होगा वो हमेशा ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ होगा, यानी हायर से लोअर की तरफ होगा। उसी तरीके से जो करंट होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रही होती है। सो करंट ए से बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है, यानी VA इज ग्रेटर देन VB। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एंड ए हैव हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एंड बी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो करंट रहती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और इसको दोबारा से देखो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को बताना है कि इस डायग्राम में क्या गड़बड़ी है। सो तुम लोग वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा सोचो। सो इस डायग्राम में अमीटर और वोल्ट मीटर में गड़बड़ी है, ये दोनों गलत तरीके से अरेंज हैं। एक्चुअली में वोल्ट मीटर को यहाँ पे होना चाहिए था और अमीटर को यहाँ पे होना चाहिए था,
क्योंकि जो अमीटर रहता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है और जो वोल्ट मीटर रहता है वो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर होना चाहिए था और यहाँ पे अमीटर होना चाहिए था। सो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो इन सबको भी ध्यान में रखना, डायग्राम अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग अमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो यहाँ पे तुम लोगों को बताना है कि अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है। सो तुम लोग सोचो और फिर आंसर करो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is an ammeter connected in series in an electric circuit। तो हम लोग अमीटर को हमेशा सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो सारा का सारा करंट हो वो अमीटर के थ्रू पास हो, तभी तो हम लोग सारा का सारा करंट मेजर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। It is connected in series so that the whole electric current which has to be measured pass through it। अगर हम लोग उसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे अमीटर को, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस करंट को नाप पाएगा, यहाँ से जो करंट मूव होगी उसको वो नहीं नाप पाएगा। सो इसलिए हम लोग हमेशा अमीटर को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलली नहीं। सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर। तो मैंने तुम लोगों को जैसा कि पहले ही बता दिया है, जो आइडियल अमीटर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। वैसे आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हर किसी डिवाइस का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा। पर यहाँ पे हम लोग आइडियल की बात कर रहे हैं, यानी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो जो इमेजिनरी अमीटर होता है यानी आइडियल अमीटर होता है, उसका रेसिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उससे सारी की सारी करंट आराम से फ्लो हो जाए और करंट फ्लो होने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि हम लोग सारा का सारा करंट मेजर कर पाएं। पर जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे वोल्ट मीटर में कोई करंट जाके वेस्ट हो जाए, क्योंकि वो तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना, तो उसको करंट का क्या काम। सो इसलिए हम लोग उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रखते हैं। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग ऐसे ही सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। इससे तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तुम लोगों को इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है MSV नॉलेज ऑफिशियल। तुम लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर तुम लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। सो ऐसे ही वीडियो तुम लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे डलने वाले हैं। हम लोग आगे चल के सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि वीडियो टाइम पे मिलना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वीडियो जस्ट तुम लोगों को एग्ज़ाम के एक दिन मिलता तो तुम लोगों को बहुत बुरा लगता। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर से करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।